हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के माइक्रो सेक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। माइक्रो सेक्शन के अंतर्गत आज का जो डिस्कशन का हमारा टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू है, जिसे हम आगम की अवधारणा के नाम से जानते हैं। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग की पॉइंट का सहारा लेंगे और आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है, औसत आगम क्या होता है और सीमांत आगम क्या होता है। इन सारे टर्म्स के मीनिंग को समझेंगे और फिर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर का ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, और जब मार्केट का स्वरूप मोनोपोली मार्केट हो तो उसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कैसे ड्रॉ होगा, और उसके बाद मोनोपोलिस्टिक मार्केट में किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा, इस चीज़ को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल क्लास की बात हम लोग कर लेते हैं। फंडामेंटल क्लास ये है हमारा कि फर्स्ट ऑफ ऑल समझना ज़रूरी है कि मार्केट क्या होता है। मार्केट का मतलब होता है बाज़ार। मैं उसी बाज़ार की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स में जिस बाज़ार की बात की जाती है वो ऑनलाइन मार्केटिंग की बात की जाती है, ऑनलाइन मार्केटिंग की भी बात की जाती है और ऑफलाइन मार्केटिंग की भी बात की जाती है। आज के ज़माने में ऑनलाइन मार्केटिंग का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा चल रहा है और आज के ज़माने में ऑफलाइन ट्रेडिंग जो है, ऑफलाइन का जो मार्केटिंग है वो थोड़ा कम होते जा रहा है। तो इकोनॉमिक्स में हम उसी बाज़ार की बात करते हैं जहाँ पे वस्तुओं की खरीदारी की जाती है और जहाँ पर वस्तुओं को बेचा जाता है। इसके बाद थोड़ा सा मैं मार्केट के टाइप्स को मैं बता दे रहा हूँ। मार्केट में जो आप लोगों के सिलेबस में पढ़ना है वो 3 तरीके का मार्केट पढ़ना है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो मार्केट होगा वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होगा, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। इसे हम इंग्लिश में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग, कॉम्पिटिटिव मार्केट, ठीक है। इस मार्केट में होता क्या है, अभी मैं केवल संक्षिप्त रूप में मैं आइडिया दे रहा हूँ। जब मैं मार्केट चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप लोगों को मैं डिटेल में बताऊँगा और जो मैं नोट्स दूंगा उसमें भी आप लोगों को डिटेल बातें लिखी हुई मिलेगी। अभी मैं केवल आप लोगों के कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता क्या है कि यहाँ पर क्रेता और विक्रेता, यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये पता होगा कि जहाँ पे क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक ज़्यादा होती है वहाँ पर कंपटीशन क्या होगा? कंपटीशन काफ़ी हाई होगा। आप रियल लाइफ में भी अनुभव किए होंगे, जहाँ पर वस्तुओं को बेचने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो और वस्तुओं की खरीदारी करने वाले लोगों की भी संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है। तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो 3 मार्केट आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट में मैं डिस्कस किया परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, फिर उसके बाद जो है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, सॉरी इसे कहेंगे, और सेकंड नंबर पे हम लोग मोनोपोली मार्केट कहेंगे, ठीक है। इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा याद रखिए, समझना आसान होगा। आप लोग हिंदी पे मत जाइएगा कि इसका हिंदी क्या होता है, ठीक है। नोट्स में जो है हिंदी इंग्लिश दोनों लिखा हुआ मिलेगा। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसे हम पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं इसे हिंदी में, यहाँ पे क्रेता और विक्रेता की संख्या आधा ज़्यादा होती है, यानी वस्तुओं को खरीदने वाले की संख्या ज़्यादा होती है और यहाँ पर कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि जो विक्रेता वर्ग हैं वस्तुओं के स्वरूप में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। वस्तुएं जो होती है वो समरूप होती है, वस्तुएं रूप से, रंग से, आकृति से वस्तुएं समरूप होगी। और क्या होता है कि वस्तुओं की केवल एक कीमत होती है, एक ही प्राइस होगा। आप रियल लाइफ में अनुभव किए होंगे कि जिस जगह पे मान लिया जाए कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि कहीं पर फल की मंडी लगी हुई है जहाँ पे केवल फल ही बिकता हो,
तो आप देखेंगे कि फल बेचने वाली जितनी भी दुकानें लगातार एक दूसरे से सटी हुई है, एक दुकान दूसरे से सट सट करके बहुत लंबी दुकान की कतारें हैं उस मार्केट में, आप देखिएगा कि वहाँ पर फल का जो रेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला दुकान 50 रुपये केजी सेब बेच रहा है तो दूसरा दुकान 80 रुपये केजी सेब बेच रहा है, नहीं। वहाँ पे मार्केट में कंपटीशन काफ़ी हाई है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। यहाँ पे क्रेता की, वस्तुओं को खरीदारी करने वाले की और वस्तुओं को बेचने वाले की, दोनों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है इस फर्स्ट वाले बाज़ार में, परफेक्ट कंपटीशन वाले बाज़ार में। और यही कारण है कि वस्तुएं समरूप होती है और वस्तुओं के प्राइस में, वस्तुओं की कीमत में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। मतलब एक दुकान का जो प्राइस होगा दूसरे दुकान के प्राइस से बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेगा, तो इसे हम लोग परफेक्ट कंपटीशन कहेंगे। सेकंड नंबर पे जिस मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ वो मोनोपोली मार्केट है। मोनोपोली मार्केट, इस मोनोपोली मार्केट के मीनिंग को समझिए। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। एकाधिकार बाजार, बाजार का एक वैसा स्वरूप होता है जिसमें विक्रेता की जो संख्या होती है वो एक होती है। विक्रेता की संख्या एक होगा लेकिन खरीदने वालों की जो संख्या है, जो क्रेता की जो संख्या है वो काफ़ी है, वो असंख्य है। ठीक है। तो आप अनुभव कर सकते हैं कि जब बेचने वाला एक ही हो और खरीदने वाला बहुत ज़्यादा हो तो उस मार्केट की स्थिति क्या हो सकती है पता है ना। मार्केट पर विक्रेता अधिकार जमा लेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल, बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि जैसे हमारी अर्थव्यवस्था में जियो कंपनी आई, मैं उसी जियो की बात कर रहा हूँ जिसका आप लोग यूज करते हैं फ़ोन में सिम कार्ड के रूप में। जब मार्केट में लॉन्च की थी तो अपने डेटा को फ्री कर दी, कॉलिंग को फ्री कर दी। वो अपना कस्टमर को बनाने के लिए मार्केट से कंपटीशन को ही ख़त्म कर दी। अब जो विक्रेता वस्तुओं का प्राइस ही जीरो कर देगा तो मार्केट में कंपटीशन उससे कौन करेगा। छोटे मोटे जो भी व्यापारी वर्ग होंगे, उद्यमी वर्ग होंगे, वो तो ऐसे ही धाराशायी हो जाएंगे। तो यही बात तो जियो कंपनी के साथ भी हुआ ना, कि जब जियो कंपनी जो है अपनी डेटा को फ्री कर दी, ठीक है, वॉइस कॉल को फ्री कर दी, वीडियो कॉलिंग को फ्री कर दी, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो है जियो का सिम खरीदना शुरू कर दिए। और उसके बाद बहुत सारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, वोडाफोन, आइडिया, और भी बहुत सारे, टेलीनॉर, टाटा डोकोमो, सारी कंपनियां विलुप्त हो गई। जो कंपनियां थोड़ी सी मजबूत थी जैसे एयरटेल, ठीक है, वो अपने आप को मार्केट में बचा करके रखी। तो यही होता है मोनोपोली मार्केट में। मोनोपोली मार्केट में किसी एक विक्रेता का अधिकार हो जाता है कि वो प्राइस को कितना रखे। और इसमें क्या हो जाता है, जब मोनोपोली बाजार में किसी एक विक्रेता का अधिकार हो जाता है तो वो कंज्यूमर का, ग्राहक का शोषण करना प्रारंभ कर देती है। जैसे अभी के डेट में जियो कंपनी, देख सकते हैं कि जियो कंपनी का डेटा कितना उसकी जो प्राइस है कितना जो है बढ़ता जा रहा है, डेटा का जो रेट है। तो इस तरीके से, लेकिन आज के ज़माने में, यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा बात को, आज के ज़माने में फर्स्ट मार्केट जिसकी मैं चर्चा किया था, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इस ये भी 100% नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ही मार्केट में ऐसा। और जो मैं सेकंड मार्केट की जो मैं बात किया आप लोगों से, मोनोपोली का, जिसमें मैं जियो कंपनी के बारे में बताया, जिसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं हिंदी में, ये भी आज के डेट में 100% नहीं मिलता है। क्या क्या जियो जैसा मार्केटिंग, जैसा जियो टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में जो मार्केटिंग की है, क्या वो मार्केटिंग हर एक फील्ड में वैसा है? क्या आप किराना की दुकान में वैसी मार्केटिंग देख सकते हैं? क्या आप कपड़ों की मार्केटिंग वैसा देख सकते हैं? नहीं। तो रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन में, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट भी नहीं मिलता है। ये भी मार्केट देखने को
ज़्यादा नहीं मिलता है। जो सबसे रियलिस्टिक मार्केट है जो आम लाइफ में देखने को मिलता है वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। इसे क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक मार्केट, जिसे हम कहेंगे एकाधिकृत प्रतियोगिता। इसे हिंदी में हम लोग कहेंगे एकाधिकृत प्रतियोगिता। और रियल लाइफ में जो है, रियल लाइफ में यही यही मार्केट देखने को मिलता है। ठीक है, रियल लाइफ अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा मार्केट का स्वरूप आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट इंटरव्यू में जवाब देंगे, न कि परफेक्ट कंपटीशन, न ही मोनोपोली की बात करेंगे। आपको आंसर क्या देना है? मोनोपोलिस्टिक मार्केट। चलिए, अब इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आप लोग बाजार का मतलब समझ गए होंगे कि बाजार किसे कहा जाता है, बाजार कितने तरीके का होता है। मैं मोटा मोटी अभी मैं 3 मार्केट की बात किया हूँ कि 3 तरीके का बाजार होता है। ऐसे बाजार का और सारे टाइप्स हैं, लेकिन मैं अभी 3 ही बाजार की मैं बात कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं बेसिक क्लास पर। और एक एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आप लोग हमारे पेड ग्रुप में ऐड होने के लिए आप इस नंबर पे कंसल्ट कर लीजिएगा। और पेड ग्रुप से रिलेटेड जो भी आप लोगों को चाहिए, यहाँ से आपको सूचना जो है मिल जाएगा। और बीपीएससी का 8 मई के बाद जो प्रीलिम्स हो रहा है, चूँकि उसमें बहुत सारे लड़के इन्वॉल्व हैं, तो उनके एग्ज़ामिनेशन के बाद हम लोग कंटिन्यू टेस्ट को प्रारंभ करेंगे। ठीक है, टेस्ट लेने से क्या होता है कि मैं आप लोगों के ग्राफ को देख पाता हूँ कि आप लोग ग्राफ सही ड्रॉ कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो 8 मई के बाद आप लोग अलर्ट हो जाइएगा, आप लोगों का कंटिन्यू टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग समझते हैं टोटल रेवेन्यू क्या होता है। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? जैसे इकोनॉमिक्स में एक वर्ड है, शब्द है आगम। आपको एग्जामिनेशन में आगम ही लिखना है, आप दूसरे वर्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आगम का अगर मैं सिंपल शब्दों में अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है कि जब आप वस्तु को बेचते हैं तो उस वस्तु को बेचने से जो आपको पैसा मिलता है, इसे हम लोग कहेंगे विक्रय राशि, यानी सेलिंग प्राइस। किसी भी वस्तु को बेचने से जो आपको पैसा मिलता है उसी को हम लोग टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया कि उस वस्तु का प्रति इकाई कीमत क्या है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम कलम ही बेच रहे हैं, तो एक कलम का, एक पेन का कितना दाम हुआ, इसे हम एवरेज रेवेन्यू कहते हैं। और मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए कि 10 कलम को बेचने से, मैं कलम का ही एग्जांपल ले रहा हूँ सिंपल सा, मान लिया जाए कि 10 कलम को बेचने से आपको 250 रुपया मिला। और 9 कलम, यहाँ पे सॉरी पेन है, और यहाँ पे अगर 9 पेन को बेचने से अगर आपको 240 रुपया मिला, 10 कलम को बेचे तो 250 रुपये की कमाई हुई, और 9 कलम को बेचे तो 240 रुपये की कमाई हुई। यानी 10वां जो कलम है, जो 10वां नंबर का जो पेन है, उससे उससे आपको इनकम कितना हो रही है? 10 रुपया हो रहा है। इसी को हम लोग सीमांत आगम कहते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए, टोटल रेवेन्यू को एग्जाम्पल से मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है? मान लिया जाए कि आपके पास पेन्स है, बहुत सारा कलम है, और कलम की संख्या मान लिया जाए कि 5 कलम आप बाज़ार में बेचते हैं, और एक कलम की जो कीमत है, 1 पेन प्राइस, एक पेन का जो प्राइस है वो 10 रुपया है। ठीक है, तो जब आप 5 कलम को 10 रुपये के हिसाब से बेचेंगे तो जो टोटल इनकम हुआ उसी को टोटल रेवेन्यू कहते हैं। और ये कितना हो गया? 50 रुपया। 5 रुपये की दर से, 10 रुपये की दर से अगर आप 5 कलम को बेचते हैं तो जो 50 रुपये का जो इनकम हुआ, यही आपका टोटल रेवेन्यू कहलाएगा। और औसत आगम क्या कहलाएगा? जो एक कीमत का, जो एक पेन की जो इनकम 10 रुपया है, एक कलम का दाम जो 10 रुपया है, यही एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। कहने का मतलब है कि
टोटल रेवेन्यू बराबर, टोटल रेवेन्यू को अब आप मैथमेटिकल थोड़ा सा समझ जाइए, जितना यूनिट किसी भी वस्तु का बेचे और उस एक वस्तु का जितना जो प्राइस है अगर आप मल्टीपल कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए किसी भी वस्तु की टोटल यूनिट्स को उसके प्राइस से, एक वस्तु के प्राइस से गुना करेंगे तो टोटल रेवेन्यू निकल जाएगा। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकलेगा? तो एवरेज रेवेन्यू को टोटल रेवेन्यू में से और टोटल जितना यूनिट है उस वस्तु का डिवाइड कर देंगे तो एवरेज रेवेन्यू निकल जाएगा। किसी भी चीज़ का आप एवरेज वैसे ही निकालते हैं ना कि टोटल जितना उसका रेवेन्यू है और जितनी इकाई है उससे डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज निकाला जाता है। एवरेज तो आप ऐसे ही निकालते हैं। और सीमांत आगम का मतलब तो मैं समझा ही दिया कि लास्टवे वस्तु को बेचने से, अंतिम वस्तु को बेचने से जितना प्राइस मिला वो मार्जिनल प्राइस हो गया। यानी अभी जो है आप लोग टोटल रेवेन्यू को समझ लिए। टोटल रेवेन्यू मैंने एग्जांपल में कितना बता दिया था, 50 रुपया टोटल रेवेन्यू हो गया। एक कलम का जो कीमत 5 रुपया हो गया वही एवरेज रेवेन्यू हो गया। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया कि जो लास्ट वाले जो कलम को बेचें, ठीक है, जो लास्ट वाले जो कलम को हम लोग बेच रहे हैं उस लास्ट वाले कलम को बेचने से हमें जितना इनकम हुआ वो सीमांत आगम हुआ। तो इस तीनों का मतलब को आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें और अच्छे तरीके से लिखा हुआ रहेगा तो चीज़ें समझ में ज़्यादा आ जाएगी। एक बार में इकोनॉमिक्स ज़्यादा क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कब होता है और मार्जिनल रेवेन्यू जीरो कब होगा। परफेक्ट कंपटीशन जिस मार्केट में बताएं, परफेक्ट कंपटीशन बताए ना, जिसे हम लोग पीसी कहते हैं। पीसी का मतलब हो गया कि एक वैसा बाजार जिसमें वस्तु को बेचने वाले विक्रेता भी काफ़ी ज़्यादा हों और वस्तु को खरीदने वाले क्रेता भी ज़्यादा हों। तो वहाँ पर वस्तुओं का जो प्राइस जो होता है ना वो फिक्स्ड होता है। मैं बताया ना, वहाँ पे वस्तुओं का प्राइस फिक्स होता है परफेक्ट कंपटीशन में। तो जब वस्तु का प्राइस ही जब फिक्स हो गया तो मार्जिनल रेवेन्यू जीरो नहीं होगा। आप खुद सोच करके देख लीजिए। मार्केट में जब परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा जीरो होता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि वस्तुओं का प्राइस फिक्स होता है, उसमें चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव और निगेटिव जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मैंने जो मार्केट का जो और दो टाइप्स बताया, जैसे मैंने मोनोपोली मार्केट की बात की। मोनोपोली मार्केट जिसमें मैं जियो कंपनी का एग्जांपल दिया जिसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। और एक जो है मोनोपोलिस्टिक बाजार की मैं बात किया जो रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट है ना, रियल लाइफ में सबसे ज़्यादा यही बाजार देखने को मिलता है। इसमें जो है मार्जिनल रेवेन्यू निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। मोनोपोली बाजार में भी मार्जिनल रेवेन्यू जीरो भी हो, सॉरी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू जो है जीरो हमेशा होगा परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ग्राफिकल स्ट्रक्चर पे हम लोग आते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में जब भी हम लोग जब डिटेल में परफेक्ट कंपटीशन बाज़ार को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को जब ग्राफ दिखाना होगा तो ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ग्राफ के समानांतर होगा। ये क्या होगा? समानांतर होगा। यहाँ पर वाई एक्सिस रेवेन्यू को दिखाता है। रेवेन्यू का मतलब समझ गया ना आप लोग? रेवेन्यू का मतलब हो गया हिंदी में आगम। और मैं अगर सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोलूं, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज का वर्ड का अगर मैं यूज नहीं करूं तो इसी को कहा जाता है आगम को। कि किसी भी वस्तु को बेचने से जो पैसा मिलता है, किसी भी वस्तु को बेचने से जो पैसा मिलता है वही आगम कहलाता है। और जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा बढ़ते जाती है वैसे वैसे एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के समानांतर ही होता है।
तो जब भी मैं परफेक्ट कंपटीशन नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाऊंगा तो इसका ग्राफ जो है हमेशा समानांतर होगा, याद रखना है। इसके बाद जब हम लोग मोनोपोली मार्केट को पढ़ेंगे डिटेल में, तो उसमें एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ होगा इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये ग्राफ ऐसे क्यों ड्रॉ होता है, इस चीज़ को नहीं जानने की ज़रूरत है। ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता कि इसका ग्राफ इस तरीके से क्यों ड्रॉ हुआ। आपको केवल समझना है कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ जो है इसी तरीके से एकाधिकारी बाजार में, मोनोपोली मार्केट में बनाया जाता है। वाई एक्सिस पे क्या है, वस्तु की कीमत है, ठीक है, वस्तु की कीमत है, और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, लागत कहेंगे, या आप ऐसे कह सकते हैं, कीमत लागत मत कहिए, आप इसे आगम कह सकते हैं, आप आगम कह सकते हैं, ठीक है, इसे आप लोग आगम कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि आगम तो कह सकते हैं, लेकिन आप इसे कीमत और लागत भी कर सकते हैं। क्योंकि आगम जो वर्ड है, देखिए बहुत टेक्निकल चीज़ मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। आगम का मतलब मैं क्या बताया आप लोगों को, रेवेन्यू, और रेवेन्यू का मतलब क्या बताया कि किसी भी वस्तु को बेचने से जो विक्रेता को पैसा मिलता है वही आगम होता है। जो विक्रेता को पैसा मिला वही क्रेता के लिए क्या बन जाएगा, लागत बन जाएगा ना। यहाँ पर बात को ध्यान से समझना है। जो विक्रेता के लिए रेवेन्यू है, जो वस्तु को बेचने से जो विक्रेता को फायदा हुआ वो अगर आगम हुआ तो क्रेता के लिए तो वही लागत हो गया ना। यानी कहने का मतलब क्रेता उस वस्तु के लिए उतना प्राइस को चुकाता है। तो इसको जो है सेकंड लैंग्वेज में आप कीमत और लागत भी लिख सकते हैं। ये क्रेता की दृष्टि से लिखा हुआ है। अगर आपको ये दोनों वर्ड नहीं लिखना हो तो आप यहाँ पे आगम भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ये केवल लिखने का फेर है। लेकिन अगर आप टेक्निकली थोड़ी डीप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विक्रेता के लिए तो आगम है, लेकिन क्रेता के लिए जो है, जो वस्तु की जो खरीदारी करता है, क्रेता के लिए लागत हो जाता है। यानी क्रेता को उतना पैसा चुकाना होता है, और क्रेता को पैसा कितना चुकाता है, तो जितना उस वस्तु का कीमत होता है वही चुकाएगा ना। जैसे मैं एग्जांपल दिया था कलम का मैं एग्जांपल दिया था, तो उस तरीके से आप समझ सकते हैं। फिलहाल जब मैं नोट्स दूंगा तो उसको आप लोग बार बार ध्यान से पढ़िएगा तो वो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल आपको ध्यान में रखना है कि मोनोपोली मार्केट में एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है। इसके पश्चात जो रियल लाइफ में जो बाजार देखने को मिलता है, मैं बताया कि एकाधिकृत प्रतियोगिता मोनोपोलिस्टिक मार्केट सबसे ज़्यादा रियल दुनिया में, मतलब जो वास्तविक जो जीवन है उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ज़्यादा देखने को मिलता है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कभी कभी मैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात मैं कर रहा हूँ और कभी कभी हम बोल रहे हैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ही तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट बोले तो भी उसका मतलब वही है, अगर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोले तब भी उसका मतलब सेम है, ठीक है। और इसमें भी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का जो ग्राफ होगा इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ होगा। आप यहाँ पे कीमत लिख सकते हैं या लागत लिख सकते हैं। अगर आपको कीमत लागत नहीं लिखने का मन है तो आप आगम भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आगम आप लिख सकते हैं, आप आगम, जिसे हम रेवेन्यू कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या नहीं लगता है कि ये वाला जो ग्राफ है हमारा मोनोपोली ग्राफ की तरह मिल रहा है। ये वाला ग्राफ को ध्यान से देखिए और इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, दोनों ग्राफ तो सेम है ना, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इस दोनों ग्राफ में। ये वाला जो ग्राफ है ये ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, और नीचे की तरफ झुका हुआ है, और जैसे जैसे ये नीचे बढ़ेगा एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच का जो गैपिंग है, ये वाला जो गैप है वो बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन इसमें क्या है
ये गैप तो बढ़ रहा है, यहाँ पर भी गैप बढ़ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर तरफ से ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ज़्यादा झुका हुआ ग्राफ नहीं है, और जबकि ऊपर वाला जो ग्राफ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो उस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके का, और इसमें थोड़ा सा फ्लैटर है। ठीक है, तो दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ गए आप लोग। जब मोनोपोली मार्केट में ग्राफ को ड्रॉ करना होगा तो थोड़ा झुका करके ग्राफ को ड्रॉ करना है, और जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में ग्राफ को ड्रॉ करना है तो थोड़ा सा ऊपर उठा करके ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो अगर मैं समराइज करूं आज की क्लास को, तो आप लोगों ने क्या समझा? आप लोगों ने समझ लिया मार्केट क्या होते हैं, मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट का 3 तरीके का मार्केट के बारे में बता दिया मैं आपको, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक मार्केट। और इसमें जो है मैंने बता दिया एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, और टोटल रेवेन्यू क्या होता है। ये तीनों का मतलब मैं समझा दिया। और तीनों मार्केट में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता था उस ग्राफ को भी मैं दिखा दिया। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ इस तरीके से होता था, और उसके बाद जो है मोनोपोली मार्केट और मोनोपोलिस्टिक मार्केट में थोड़ा सा सेम होता था। ये था नीचे की तरफ अगर झुक जाएगा तो ये मोनोपोली मार्केट में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू था, और यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू। अगर मैं मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ग्राफ बनाऊंगा तो ये थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ ग्राफ रहेगा। यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा, यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास क्लियर हो गया होगा, और जो मैं पीडीएफ दूंगा उसको 2-3 बार रीडिंग मार लीजिएगा। और फिर हम लोग अब मार्केट चैप्टर में इन कर ही गए हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट मार्केट को किसी भी फर्स्ट मार्केट पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो में जो है आप लोग लाइक करके मुझे ये बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट भी कम करते हैं, ठीक है, और लाइक भी कम मारते हैं। तो मुझे आपके लाइक मारने से मुझे ऐसा नहीं कि मुझे बेनिफिट होता है, ठीक है, मुझे केवल ये पता चलना चाहिए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्योंकि हमारे पेड ग्रुप में अप्रॉक्स जो है लगभग 30-32 स्टूडेंट, शायद 34 स्टूडेंट अभी हो गए हैं, इतने स्टूडेंट जो हैं ऐड हुए हैं। तो कम से कम जो है मुझे उनसे उम्मीद तो ज़रूर बनती है कि वो लोग अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।